संख्याओं का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह होता है। बाजार से सामान खरीदने के छोटे से काम से लेकर एक अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर पहुंचाने जैसे बड़े काम तक हर जगह संख्याओं का इस्तेमाल होता है। दुनिया भर में वैज्ञानिक और इंजीनियर गणित के कुछ ऐसे प्रमेयों का इस्तेमाल करते हैं जो हम बड़े होकर पढ़ेंगे। कक्षा 9 में हमने संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। साइंटिस्ट और इंजीनियर उन परिमेयों का उपयोग कुछ ऐसे हिसाब लगाने में करते हैं जिनका उपयोग चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान पहुंचाने जैसे कार्यों में होता है। इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने कक्षा 9 में देखा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। क्या आपको याद है कि परिमेय संख्या क्या होती है? हमने ये भी देखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। इस पाठ में हम वास्तविक संख्याओं के दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस विभाजन प्रमेयिका में लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस या लंबी विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। क्या आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया याद है? अगर उसमें कोई संदेह हो तो अपने टीचर से जरूर पूछें। यह प्रमेयिका यह कहती है कि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी भी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस तरह विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो पूर्णांक b से छोटा होता है। इस प्रमेयिका का इस्तेमाल दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालने में किया जाता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय या फिर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यह प्रमेय यह कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल कक्षा 9 में अध्ययन की हुई कुछ संख्याओं जैसे √2, √3 और √5 की अपरिमेयता सिद्ध करने में इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में है तो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल यह पता करने में भी करेंगे कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत और कब अशांत आवर्ती का है। हम देखेंगे कि p/q में से q के अभाज्य गुणनखंडन से p/q के दशमलव प्रसार की प्रवृत्ति ज्ञात होगी। चलिए अब इस पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विभाजन वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम चीजें बांट पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास 12 लड्डू हैं और मुझे उन्हें 4 लोगों में बांटना है तो मैं लिख सकता हूं 12/4 = 3। इससे हम कह सकते हैं कि चारों लोगों को 3 लड्डू मिलेंगे। परंतु यहीं पे अगर मेरे पास 13 लड्डू होते तो क्या होता? तो हम लिखते 13/4 = 3 शेष 1, क्योंकि 13 = 4 × 3 + 1। उसी प्रकार अगर मेरे पास 14 लड्डू होते तो हम लिख पाते 14/4 = 3 शेष 2, क्योंकि 14 = 4 × 3 + 2। इस समीकरण को देखें, 13 = 4 × 3 + 1। यहाँ पे 3 को भागफल कहते हैं जिसे हम Q से दर्शाते हैं, और 1 को शेष कहते हैं जिसको हम R से दर्शाते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि 13 = 4 × Q + R, जहां पे Q = 3 है और R = 1 है।
उसी तरह पूर्णांक के निम्नलिखित जोड़े के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर समीकरण लिखने का प्रयास करें अगर a का मान 17 है और b का मान 6। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 17 से कम परिणाम प्राप्त करने के लिए 6 को हम अधिकतम किस संख्या से गुणा कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब 2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 को 3 पे गुणा करने से 18 प्राप्त होता है जो कि 17 से बड़ा है। इसीलिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 17 इक्वल टू 6 गुणा 2 प्लस आर। तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास 2 आ गया। अब अगर हमको आर को ज्ञात करना है तो हमको इस समीकरण को देखना पड़ेगा जहां पे 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस आर है। ये 2 वही 2 है जो हमने पिछले सवाल के जवाब में निकाला है। इस समीकरण से अगर हम आर का मान ज्ञात करना चाहें तो हम 5 ज्ञात करेंगे। तो दूसरे सवाल का उत्तर हो गया 5। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 5। ये 5 वही 5 है जो हमने दूसरे सवाल के उत्तर में निकाला है। उसी तरह a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 12 के लिए q और r ज्ञात करने का प्रयास करें। जब आप इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 बराबर 12 गुणा 0 प्लस 5, जिसमें q का मान 0 और r का मान 5 है। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। a और b के किसी भी दिए गए सेट के लिए q और r अद्वितीय होते हैं। हमने a इक्वल टू 17 और b इक्वल टू 6 वाले उदाहरण में देखा था कि हमारे पास जो समीकरण आया है 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 5, उसमें q बराबर 2 और r बराबर 5 आया था। हमारे दूसरे उदाहरण में a बराबर 5 और b बराबर 12 था, जिसका समीकरण आया था 5 बराबर 12 गुणा 0 प्लस 5, जहां पे q 0 आया था और r 5 आया था। हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को निम्नानुसार बता सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r होती हैं जिससे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r होता है, जहां पे कि r 0 और b के बीच का एक संख्या है। कृपया इसको नोट कर लें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको यह बताती है कि संख्याएं एक दूसरे को विभाजित कैसे करती हैं। अपनी किताब में दिए गए इस उदाहरण को देखें, जहां पे हमको एक विक्रेता की टोकरी में कितने अंडे हैं यह ज्ञात करना है। हमको विक्रेता ने जो जो वाक्य बताए हैं, आइए उनको देखते हैं। इस उदाहरण के लिए यदि आपको अंडों की कुल संख्या ज्ञात करने की आवश्यकता है तो हम निम्नलिखित समीकरण बना सकते हैं। पहला वाक्य 2-2 गिनने पर 1 बचेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं अंडों की कुल संख्या को a मान लूं तो a को मैं 2u प्लस 1 लिख सकता हूं, जहां पे कि 2-2 गिनने वाले वाक्य से 2u आया है और 1 बचेगा से प्लस 1 आया है। इसी तरीके से बाकी वाक्यों से मैं a इक्वल टू 3t प्लस 2, a इक्वल टू 4s प्लस 3 और a इक्वल टू 5r प्लस 4 लिख सकता हूं। आखिरी दो वाक्यों से a इक्वल टू 6q प्लस 5 और a इक्वल टू 7p प्लस 0 लिखा जा सकता है।
यहाँ A अंडों की कुल संख्या है तथा P, Q, R, S, T और U प्राकृत संख्याएं हैं। हम सभी समीकरणों की तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे इस फॉर्म से मेल खाते हैं। A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R, जहां B का मान 7, 6, 5, 4, 3 और 2 है तथा R का मान 0, 5, 4, 3, 2 और 1 है। हम देख सकते हैं कि R हमेशा B से कम है। जो हमने 6 समीकरण बनाए हैं उनको आप अब देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से A इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R का फॉर्म लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि R B से कम है और ये हमको सभी समीकरणों में देखने को मिल जाता है। प्रश्न में अंतिम समीकरण को देखें। 7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। यह हमें बताता है कि अंडों की कुल संख्या 7 का ही एक गुणज है, मतलब कि A इक्वल टू 7 इंटू P प्लस 0। हम गणना कर सकते हैं कि कुल संख्या 119 है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग तब किया गया था जब हमने इस प्रश्न में समीकरण लिखे थे। कॉपी में प्रश्न के लिए निम्नलिखित समीकरणों को लिख लें। अब हम देखेंगे कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका का उपयोग दो संख्याओं के HCF को खोजने में कैसे किया जाता है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक D है जो A और B दोनों को विभाजित करता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उदाहरण के लिए 15 और 10 का HCF 5 है, क्योंकि 5 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 15 और 10 दोनों को विभाजित करती है। दो धनात्मक पूर्णांकों C और D के लिए HCF प्राप्त करने के लिए पहला चरण C और D के लिए यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करें। चरण 2, यदि चरण 1 के बाद R का मान 0 आ गया है तो C और D का HCF D है। यदि पहले चरण के बाद R का मान 0 नहीं है तो D और R पर यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का लागू करें। चरण 3, R बराबर 0 आने तक प्रक्रिया जारी रखें। इस स्तर पर जब R 0 आ जाएगा D HCF होगा। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमें प्रश्न दिया गया है कि 455 और 42 का HCF ज्ञात करिए। हमें याद रखना होगा कि पहले चरण में हम C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं, जहां पे C बड़ी संख्या है। यहाँ पे 455 C है और 42 D है, तो आप देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करने पर 455 बराबर 42 गुणा 10 प्लस 35 आएगा। चरण 2 ये कहता है कि यदि R का मान 0 आ गया है तो C और D का HCF D ही है, और यदि R का मान 0 नहीं है तो D और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करें। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले चरण के बाद हमारे पास R का मान 35 आया है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसीलिए हमको D और R यानी कि 42 और 35 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी है। तो चरण 2 में हम पहला समीकरण लिखते हैं 42 बराबर 35 गुणा 1 प्लस 7। दूसरे समीकरण में हमारे पास R का मान 7 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो आपको
दूसरा चरण याद होगा, यदि r का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हमको d और r पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करनी होती है। इसलिए हम 35 और 7 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करते हैं और हमको अगला समीकरण मिलता है 35 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 0। यहां पे r का मान 0 है, इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं कि r का मान 0 आने पे d ही आवश्यक HCF है। यहां पे d का मान 7 है, तो इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 455 और 42 का HCF 7 होगा। कृपया इसको नोट कर लें। 9 और 14 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक वो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 9 और 14 का जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो चलिए इसका पता लगाने के लिए हम दो तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा पहला तरीका है, यहाँ पर हम 9 और 14 के गुणनखंडों का पता लगाएंगे पहले तो 9 हमें मिलता है 1 और 9 के गुणन से, ये तो एक संख्या हो गई। इसके अलावा अगर मैं 3 में 3 का गुणा कर देती हूँ तो भी मुझे 9 मिल जाता है, यानी कि ये सभी 9 के गुणनखंड हैं। और इसी तरीके से 14 की अगर हम बात करें तो 14 को अगर मैं 1 और 14 में गुणा करती हूँ तो मुझे 14 मिलता है। इसके अलावा अगर मैं 7 और 2 का गुणा कर दूं तो भी मुझे 14 मिल जाएगा। तो अब ये सभी जो मैंने इन दोनों संख्याओं के बगल में लिखे हुए हैं, ये सभी इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं और हमें इन गुणनखंडों में से उस सबसे बड़े गुणनखंड को ढूंढना है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित करता है। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों में सार्व हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 और 14 का महत्तम समापवर्तक, ये म से दिखाता है कि मैं महत्तम समापवर्तक की बात कर रही हूँ, तो 9 और 14 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा, यानी कि 1 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित करेगी। और दूसरा तरीका इनके महत्तम समापवर्तक का पता लगाने का है इनका अभाज्य गुणनखंडन करना। तो 9 को मैं 3 गुणा 3 लिख सकती हूँ और 3 का कोई भी और गुणनखंड नहीं है 3 और 1 के अलावा, इसलिए 3 एक अभाज्य संख्या है। और 14 की अगर हम बात करें तो 14 को मैं 2 गुणा 7 लिख सकती हूँ और 2 और 7 का भी कोई भी और गुणनखंड नहीं है इनके स्वयं और 1 के अलावा। तो यहाँ पर ये सभी इनके अभाज्य गुणनखंड हैं और अगर इन दोनों में कोई संख्या सार्व होती तो हम कह देते कि वो इनका महत्तम समापवर्तक है, लेकिन क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ सार्व नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि इनका महत्तम समापवर्तक 1 है। तो अपने उत्तर की जांच करेंगे। 9 और 14 का महत्तम समापवर्तक है 1। जी हाँ, ये ठीक है। अगला प्रश्न हल करते हैं। अब हमें पता लगाना है 30 और 75 के महत्तम समापवर्तक का। मैं फिर से अपनी कलम ले लेती हूँ। हमारे पास है 30 और 75। किन किन संख्याओं के गुणनफल से हमें ये संख्याएं मिलेंगी? तो अगर मैं 1 में गुणा कर देती हूँ 30 का तो मुझे 30 मिलेगा। इसके अलावा 2 भी पूरी तरह विभाजित करेगा 30 को, तो अगर मैं 2 में गुणा करती हूँ 15 का तो भी मुझे 30 मिलेगा। इसी तरीके से 3 दहाइम 30 होता है, तो 3 और 10 ये भी 30 के गुणनखंड हैं। और अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 भी 30 को पूरी तरह विभाजित करता है 6 बार, तो 5 और 6 भी 30 के गुणनखंड हुए। ये सभी 30 के गुणनखंड हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं 75 की। तो अगर हम 1 और 75 का गुणा करेंगे तो हमें 75 मिलेगा। इसके अलावा 75 जाता है 3 से भी, तो 3 में अगर मैं 15 का गुणा करती हूँ तो मुझे 75 मिलता है। और 3 के अलावा 4 से तो नहीं जाएगा ये, 5 से जाएगा ये, तो अगर मैं 5 में गुणा कर देती हूँ 25 का तो मुझे 75 मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि इन संख्याओं के अलावा कोई और संख्या है जो 75 को पूरी तरह विभाजित करे। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 75 के गुणनखंड हैं। अब हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक 30 और 75 का।
तो इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें उन सभी संख्याओं को यानी कि हमें उन सभी गुणनखंडों को यहाँ से निकालना होगा जो इन दोनों के गुणनखंडों में सार्व हैं। तो यहाँ पर 1 है हमारे पास और इसके अलावा 2 तो नहीं आता 75 में। 3 यहाँ पर 30 और 75 के गुणनखंडों में सार्व है। 5 है यहाँ पे सार्व और यहाँ पर 15 भी सार्व है। तो यहाँ पर हमारे पास 1, 3 और 5 और 15 सार्व हैं इन दोनों के गुणनखंडों में। और एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये कि अगर मैं 1, 3 और 5 का गुणा करती हूँ तो मुझे 15 मिल जाता है। यानी कि अगर मैं 1 गुणा 3 गुणा 5 करूँ तो ये पहले से ही 15 के बराबर है। इसलिए क्योंकि मैंने 15 पहले ही यहाँ लिख लिया है, मुझे दोबारा से 15 लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये 15 को 2 बार लिखने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक 30 और 75 का 1 गुणा 3 गुणा 5 यानी कि 15 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 30 और 75 का महत्तम समापवर्तक है 15। अब हम अभाज्य गुणनखंडन से इसे हल करने की कोशिश करते हैं। 30 को हम 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। 5 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकती हूँ। तो 30 के गुणनखंड 30 के अभाज्य गुणनखंड 5, 2 और 3 है। इसी तरीके से अगर हम 75 को देखें तो 75 बराबर है 5 गुणे 15 के और 5 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड 5, 3 और 5 हैं। इसका मतलब है कि मैं 30 को लिख सकती हूँ। मैं 30 को 5 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकती हूँ और 75 को मैं यहाँ से 75 को मैं 5 गुणे 5 गुणे 3 लिख सकती हूँ। 5 गुणे 5 गुणे 3। तो अब इनका महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम इन दोनों में सार्व गुणनखंडों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 5 ये इन दोनों में आता है, इसके अलावा इन दोनों में आता है 3। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक यानी कि 30 और 75 का ये बराबर होगा 5 और 3 जो इन दोनों में सार्व है, यानी कि 5 गुणा 3 और ये बराबर है 15 के ही, जो हमें यहाँ से भी मिल रहा था। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अगर हम इन दोनों का अभाज्य गुणनखंडन कर लें और उसके बाद इन दोनों में जितने भी सार्व गुणनखंड हैं उन्हें ले लें, तो ये हमें हमारा महत्तम समापवर्तक दे देगा। चलिए अब यहाँ पर हम अपना उत्तर लिखेंगे। 30 और 75 का महत्तम समापवर्तक है 15 और हमारा उत्तर भी ठीक है। 30 और 25 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो इनका लघुत्तम समापवर्त निकालने का मतलब है हमें एक ऐसी संख्या का पता लगाना है, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होती हो। तो इनका पता लगाने के लिए हम 30 और 25 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 30 को हम किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं? किन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में? तो 30 मिलता है हमें अगर हम 3 का गुणा कर दे 10 में, और यहाँ पर 3 तो अभाज्य है, लेकिन 10 को हम अभी और भी तोड़ सकते हैं। तो 10 को मैं 5 गुणा 2 लिख सकती हूँ। इसका मतलब हुआ कि 30 को हम 3 गुणा 5 गुणा 2 लिख लेंगे और ये जो हमें गुणनखंड मिले हैं ये 30 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो चलिए बात करते हैं 25 की। 25 मिलता है हमें 5 और 5 का गुणा करने में, और 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम इसे और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो मैं 25 को 5 गुणा 5 लिख सकती हूँ। तो अब हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है। यहाँ पे 25 और 30 का ये वाला जो चिन्ह है, ये जो तरीका है, ये लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हम लिखते हैं। और यहाँ पर मैं 30 और 25 को लिख दूंगी। इसका मतलब हुआ कि मुझे 30 और 25 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त एक ऐसी संख्या होगी जिसके गुणनफल के समूह में ये सभी गुणनखंड आने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तभी तो वो संख्या इन दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं कि वो संख्या कैसे मिलेगी हमें। तो अगर उस संख्या को 30 से पूरी तरह विभाजित होना है तो उस संख्या में कम से कम 3 गुणे 5 गुणे 2 ये तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों संख्याओं के ही गुणनफल से हमें 30 मिलता है और
कम से कम 30 को एक बार विभाजित करने के लिए हमें 30 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ इन तीनों संख्याओं का गुणन हमें 30 देता है, इसलिए जो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगा उसमें ये तीनों तो होने ही होने चाहिए। और अब इसके अलावा जो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगी संख्या, उस संख्या को 25 से भी पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 5 तो है, लेकिन 25 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए हमें दरअसल 2 5 चाहिए, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो हमारे पास 1 5 पहले से है पूरी तरीके से। अगर हम 1 5 और ले लेते हैं तो यानी कि ये संख्या अब 25 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। मैं यहाँ पर अपने 5 और 2 की जगह बदल रही हूँ यहाँ से, ताकि आसान हो जाए हमें समझने में। 1 सेकेंड बस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे 5। तो यहाँ पर ये दोनों 5, ये दोनों मिलकर हमें 25 दे रहे हैं। तो दरअसल ये जो संख्या होगी हमारे पास, जो हमें इनके गुणनफल से मिलेगी, वो 30 से और 25 से दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी, और वही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होगी इन दोनों संख्याओं का। तो चलिए अब इन सभी का गुणन कर लेते हैं। 3 गुणा 2 6, 6 पचे 30 और 30 पचे ये होता है 150 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि 30 और 25 का लघुत्तम समापवर्त्य है 150, और 150 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है। 15, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम पता कीजिए। एलसीएम का मतलब है इन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक। और इसे ठीक से समझने के लिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हमें 15, 6 और 10 के अलग अलग गुणजों यानी कि मल्टीपल्स के बारे में सोचना होगा, और उसके बाद सबसे छोटे गुणज का पता लगाना होगा जो इन संख्याओं में समान यानी कि कॉमन है। अब हम 15 के गुणज पता कर लेते हैं। 15 गुणा 1 हुए 15, 15 गुणा 2 हुए 30, 15 गुणा 3 हुए 45, 15 गुणा 4 हुए 60, 15 गुणा 5 हुए 75, 15 गुणा 6 हुए 90 और 15 गुणा 7 हुए 105। और अगर अभी भी इनमें से कोई संख्या सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल नहीं है, तो हो सकता है कि आपको और गुणज पता करने पड़ें। यहां हमने 15 के गुणज 105 तक लिख लिए हैं, और अब हम 6 के मल्टीपल पता करेंगे। 6 गुणा 1 हुए 6, 6 गुणा 2 हुए 12, 6 गुणा 3 हुए 18, 6 गुणा 4 हुए 24, 6 गुणा 5 हुए 30, 6 गुणा 6 हुए 36, 6 गुणा 7 हुए 42, 6 गुणा 8 हुए 48, 6 गुणा 9 हुए 54, 6 गुणा 10 हुए 60। 60 दोनों संख्याओं का सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल है। हमारे पास दो संख्याएं हैं 30 और 60, जो कि 15 और 6 की सार्वगुणज या कॉमन मल्टीपल हैं। अगर हमें सिर्फ 15 और 6 के लघुत्तम समापवर्तक का पता लगाना होता तो इसका उत्तर 30 होता। 15 गुणा 2 30 होते हैं और 6 गुणा 5 30 होते हैं, इसलिए 30 निश्चित रूप से दोनों संख्याओं का सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल है। 60 भी सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये 30 से बड़ी संख्या है, इसलिए 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक 30 है। अब हम 10 के गुणज यानी कि मल्टीपल पता कर लेते हैं। तो 10 के गुणज हैं 10, 20, 30, 40। हमें यही तक पता करना है क्योंकि इन संख्याओं में 30 भी शामिल है। 30 15 और 6 का सार्वगुणज है और ये इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 15, 6 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम 30 है। अभी हमने एलसीएम पता करने का पहला तरीका देखा है, जिसमें हम प्रत्येक संख्या के गुणज यानी कि मल्टीपल लिख लेते हैं और फिर उनमें से सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल का पता लगाते हैं। एलसीएम पता करने का एक और तरीका इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि एलसीएम वह संख्या है जिसमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन के सभी अवयव यानी कि एलिमेंट्स होते हैं। इसे समझने के लिए हम किसी संख्या के
अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स पता कर लेते हैं। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हैं 3 और 5, क्योंकि 3 गुणा 5 15 होते हैं और 3 और 5 अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, क्योंकि 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। और इसी तरह 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, क्योंकि 2 गुणा 5 10 होते हैं और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमने सभी अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स पता कर लिए हैं, इसलिए 15, 6 और 10 के एलसीएम में ये सभी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि एलसीएम के 15 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 3 और कम से कम 1 5 अवश्य होना चाहिए। 6 से डिविजिबल होने के लिए इसमें कम से कम 1 2 और 1 3 होना चाहिए। यहाँ पर 3 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ 2 की आवश्यकता है। यहाँ पर 2 को 3 से गुणा करके हम 6 प्राप्त कर सकते हैं और 3 और 5 को गुणा करके हम 15 प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद 10 से डिविजिबल होने के लिए हमें कम से कम 1 2 और 1 5 की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं। अब हमने सारे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5 में 10, 6 या 15 के सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इन तीनों को आपस में गुणा करने पर 2 गुणा 3 हुए 6 और 6 गुणा 5 हुए 30, और ये दी गई संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक है। तो इस तरह आप किसी भी तरीके से एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पता कर सकते हैं। अगर दी गई संख्याएं ज्यादा बड़ी हैं तो दूसरा तरीका थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पहले तरीके से बड़ी संख्याओं का एलसीएम पता करने के लिए गुणज या मल्टीपल पता करने में अधिक समय लगता है, लेकिन एलसीएम पता करने के दोनों ही तरीके सही हैं। यासिर की माँ घर के लिए कबाब और पाव रोटी खरीद रही है। एक पैकेट में 12 कबाब होते हैं और एक पैकेट में 9 पाव रोटियां होती हैं। दुकानदार पैकेट खोलकर खुदरा सामान नहीं बेचता है और यासिर की माँ पाव रोटी की संख्या के बराबर ही कबाब लेना चाहती है। हमें पता लगाना है कि यासिर की माँ कबाब की लघुत्तम कितनी संख्या खरीद सकती हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हॉट डॉग क्यों बना हुआ है जब कबाब और पाव रोटी की बात हो रही है। खैर, चलिए इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमसे कहना चाह रहा है कि दुकानदार कभी भी खुला सामान नहीं बेचेगा और यासिर की माँ को पैकेट में सभी कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब है कि यासिर की माँ को कई सारे पैकेट लेने पड़ेंगे जब तक कि कबाब और पैकेट में पाव रोटियों की संख्या बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पर चलिए पहले हम पाव रोटी की, यहाँ पर जो पाव रोटियां हैं इनकी संख्या को, इनके पैकेट की संख्या को बनाते हैं। तो शुरू में अगर यासिर की माँ एक पैकेट पाव रोटी लेती है, ये दिखाता है 0 को, और ये दिखाएगा कि यासिर की माँ ने एक पैकेट पाव रोटी ली। एक पैकेट में कुल 9 पाव रोटियां हैं। तो अगर एक और पैकेट लेती वो, तो उनके पास कुल 18 पाव हो जाते अब, और एक और पैकेट लेने के बाद होते उनके पास 27 पाव। इसी तरीके से वो एक और पैकेट लेती तो उनके पास कितने होते? 36 पाव। ये संख्या बढ़ती ही जाती, फिर ये 45 होती। अगर वो और पैकेट लेती तो ये 54 होती। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने कुल कितने पाव रोटियों के पैकेट लिए। ये तो बात हो गई पाव रोटी की। अब चलिए कबाब की बात करते हैं। और मुझे कोई और रंग नहीं मिल रहा था नीले के अलावा कबाब को दिखाने के लिए, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। तो कबाब एक पैकेट में 12 होते हैं। तो अगर उन्होंने एक पैकेट कबाब लिया होता तो यहाँ उनके पास होते 12 कबाब। अब अगर वो कबाब का दूसरा पैकेट लेती तो उनके पास 24 कबाब होते। इसी तरीके से तीसरे पैकेट में उनके पास होते 36 कबाब। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर उन्होंने 3 पैकेट, ये दिखाता है एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट और ये तीसरा पैकेट, अगर 3 पैकेट कबाब लेती वो तो उनके पास 36 कबाब होते। और अगर उन्होंने 1 2 3 4 पैकेट अगर उन्होंने पाव रोटियां ली होती तो उनके पास 36 पाव होते।
इसका मतलब ये हुआ कि 36 वो सबसे छोटी संख्या है पाव रोटी और कबाबों की जो उन्हें लेनी होगी ताकि इन दोनों की संख्या आपस में बराबर हो सके। 3 पैकेट कबाब लेने पड़ेंगे उन्हें और 4 पैकेट पाव रोटियां। और यही बात तो ये सवाल हमसे पूछ रहा था कि उन्हें कम से कम कितनी पाव रोटियां और कबाब लेने होंगे ताकि इन दोनों की संख्या बराबर हो जाए। आपको समझ आ रहा होगा कि 36 कबाब और 36 पाव रोटियां जरूरी है लेना अगर एक पैकेट में 9 पाव रोटियां और एक पैकेट में 12 पाव रोटियां होती हैं। तो हमें यहाँ से हमारा उत्तर मिल रहा है, हमें कम से कम 36 कबाब लेने होंगे ताकि दोनों की संख्या बराबर हो सके। ये तो इसे समझने का तरीका था, लेकिन दरअसल यहाँ पर हमें लघुत्तम समापवर्त निकालने को कहा गया है। तो लघुत्तम समापवर्त का आखिरकार मतलब क्या है? किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वो सबसे छोटी संख्या होती है जो कि उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर हम 12 और 9 को देखें तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? इसका पता लगाने के लिए हमें 12 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए हम इसके गुणनखंडों के रूप में लिखना शुरू करते हैं। 12 मिलता है हमें 2 गुणा 6 से। यहाँ 2 तो अभाज्य है, लेकिन 6 इसको मैं 2 गुणा 3 लिख सकती हूँ। 2 गुणा 3 तो 12 हमें मिलता है 2 गुणा 3 से मिलकर। ये तीनों ही इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी तरीके से 9, अगर हम 9 का अभाज्य गुणनखंडन करें तो 9 हमें मिलता है 3 गुणा 3 से, और 3 अभाज्य ही होता है, यानी कि 9 का अभाज्य गुणनखंडन करने पे हमें इसके गुणनखंड मिलते हैं 3 और 3। तो एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होगी वो इनके गुणनखंडों से भी पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, यानी कि उस संख्या को 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 हमें 12 ही देता है, तो उस संख्या को 12 से तो विभाजित होना ही होगा। इसके अलावा उस संख्या को 9 से भी विभाजित होना होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसे देखें, हमारे पास 1 3 पहले से ही है। अब इस संख्या को 9 से विभाजित होने के लिए हमें इसमें 1 और 3 चाहिए। तो ये वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 12 और 9 इन दोनों से विभाजित होती होगी, और इसी संख्या को हम लघुत्तम समापवर्त भी कहते हैं। ये संख्या हमारे 12 और 9 का लघुत्तम समापवर्त है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 गुणा 2 गुणा 3 ये 12 के बराबर होता है। 2 दूनी 4 3 12, तो ये संख्या 12 से तो विभाजित हो ही रही है। अब अगर इस संख्या को हम 9 से विभाजित करते हैं तो इस संख्या में 3 गुणा 3 यानी कि 9 भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 9 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, क्योंकि इसमें 9 भी एक गुणनखंड है। तो ये वो सबसे छोटी संख्या हुई जो 12 और 9 इन दोनों से पूरी तरह विभाजित होती है। और ये कितनी होगी? 2 दूनी 4 3 12 3 36 के बराबर। तो 36 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्त है, और इसी का तो पता हमने यहाँ पर लगाया था। ये तरीका दरअसल लघुत्तम समापवर्त का पता लगाने का ही है। चलिए एक और सवाल बनाते हैं इस पे। रमेश के पास 39 जोड़ी हेडफोन और 13 संगीत प्लेयर हैं। रमेश सभी हेडफोन और संगीत प्लेयर को सर्वसम पैकेट में बेचना चाहता है। सर्वसम का मतलब हुआ कि वो चाहता है कि हर पैकेट में संगीत प्लेयर और हेडफोनों की जोड़ियों की समान संख्या हो। रमेश महत्तम कितने पैकेट बना सकता है? हमसे पूछा जा रहा है कि रमेश यहाँ पर कितने ऐसे पैकेट बना पाएगा जिससे कि हर एक पैकेट में संगीत प्लेयर और हेडफोनों की जोड़ियों की समान संख्या हो। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर संगीत प्लेयरों को और हेडफोनों को बांटना है बराबर बराबर हिस्सों में, ताकि हर एक हिस्से में इनकी समान संख्या आए। इसे समझने के लिए चलिए हम अपने सभी हेडफोनों और संगीत प्लेयरों को बना लेते हैं। ये हो गए मेरे 3 हेडफोन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हेडफोन। इनकी मैं नकल बना लूँगी ताकि मैं अपने 39 हेडफोनों को दिखा सकूँ। ये आ गई मेरी नकल यहाँ पर। ये हो गए मेरे 26 हेडफोन और ये हो गए मेरे कुल 39 हेडफोन। तो ये मेरे सभी हेडफोन हैं और अब हमें अपने संगीत प्लेयरों को बनाना है। तो अब हमारे पास कुल 13 संगीत प्लेयर हैं। तो यहाँ से मैं 13 संगीत प्लेयर बनाऊंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
ये मेरे कुल 13 संगीत प्लेयर हो गए। अब मुझे ऐसे पैकेट्स बनाने हैं कि हर पैकेट में संगीत प्लेयर और हेडफोनों की संख्या बराबर हो। और आप समझ पा रहे होंगे कि हम ऐसा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक समूह बना लूं इस तरीके से, तो मेरा ये एक समूह है। इस एक समूह में मेरे पास 3 हेडफोन हैं, 3 हेडफोन की जोड़ियां और एक संगीत प्लेयर है। इसी तरीके से ये जो मेरा दूसरा समूह है, इसमें भी 3 हेडफोन और एक संगीत प्लेयर है। ये हो गया मेरा तीसरा समूह। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये हो गया मेरा 13वां समूह। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कुल हमारे पास 13 ऐसे समूह हैं और हर समूह में मेरे पास 3 जोड़ी हेडफोन और एक संगीत प्लेयर है। तो रमेश कुल ऐसे 13 पैकेट बनाएगा और हर पैकेट में बराबर बराबर हेडफोन, बराबर बराबर संगीत प्लेयर होंगे। तो यहाँ पे मैं 13 पैकेट लिख दूंगी। 13 वो महत्तम संख्या है संगीत प्लेयरों और हेडफोनों की जो रमेश बना पाएगा। ये तो एक तरीका है इसे समझने का, लेकिन दरअसल हमें यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कहा जा रहा है 39 और 13 का। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो महत्तम समापवर्तक किन्हीं भी 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का वो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो उन दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो यहाँ पर 39 और 13 को 13 पूरी तरह विभाजित करता है। 13 ही वो सबसे बड़ा गुणनखंड है जो इन दोनों को पूरी तरह विभाजित करेगा, इसलिए 13 इनका महत्तम समापवर्तक है। और ये चीज हम अभाज्य गुणनखंडन से भी पता कर सकते थे। 39 अगर हम ले लें, हमारे पास 39 जोड़ी हेडफोन थे, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 39 को मैं 3 गुणा 13 लिख सकती हूँ। और इसी तरीके से संगीत प्लेयर थे हमारे पास 13, तो 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंडन हम क्या ही करेंगे। तो यहाँ से 39 बराबर होता है 3 गुणा 13 के, और 13 तो 13 के ही बराबर होता है। तो अब इन दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो सार्व है? यहाँ पर 13 ही वो गुणनखंड है जो इन दोनों में सार्व है, इसलिए इन दोनों का महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा गुणनखंड 13 होगा और 13 ही हमारा उत्तर भी है। यहाँ पे हमें इन चारों प्रश्नों में दिए हुए नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF पता करने हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिससे कि ये दिए हुए नंबर्स डिविजिबल हो। कॉमन फैक्टर यानी कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए, और उन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। 20 और 40, अगर मैं इन दोनों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूँ तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे कुछ और करने की भी ज़रूरत है या फिर यहाँ पे मुझे इनके फैक्टर्स लिखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि 20 खुद 40 का फैक्टर है। 20 के टेबल में 40 आता है, 20 2 40, और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही होगा। तो मैं इसको देख के ही बोल सकता हूँ कि इनका जो HCF होगा वो खुद 20 ही हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। और अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो 40 का फैक्टर 20 भी है, 20 का फैक्टर भी 20 है, तो दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू हुई 20 वो हमने उठा लिया और वो उसका HCF हो गया। दूसरे प्रश्न पे यहाँ आते हैं 10 और 7। तो यहाँ पे अगर मैं 10 के फैक्टर्स लिखने की कोशिश करूँ तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 तो खैर सबका फैक्टर होता है, इवन नंबर है तो 2 तो होगा ही, फिर 2 5 10 होता है तो इसका एक फैक्टर 5 भी हो जाएगा, और फाइनली 10 ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा ही। 7 की बात करूं तो 7 का 1 एक फैक्टर होता है, और 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं, तो इसका 1 और 7 ये खुद, यही दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगर यहाँ मैं इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ मुझे 1 के अलावा तो और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हुआ। अब एक ही फैक्टर है तो इसमें मैं क्या हाईएस्ट और क्या लोएस्ट करूँगा? ये तो अकेलौता ही फैक्टर जो कि कॉमन होगा तो अपने आप ही हाईएस्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए इनका जो यहाँ पे HCF होगा वो 1 हो जाएगा। 21 और 30 की बात की जाए तो चलिए हम 21 और 30 को देखते हैं। यहाँ पे 21 के फैक्टर्स चलिए हम यहाँ लिखते हैं पहले। 1 इवन नहीं है तो 2 होगा ही नहीं, हाँ 3 ज़रूर होगा क्योंकि 3 7 21 होता है, तो इससे मुझे इसके 2 फैक्टर्स मिल गए, 3 और 7, क्योंकि 3 7 21 या फिर 7 3 21 जो आप कह लीजिए। और 3 और 7 के अलावा इसके और क्या फैक्टर्स होंगे?
6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 3 से 27 होता है, 9 2 से 18 होता है, तो और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट इसका फैक्टर ये खुद हो जाएगा 21। उसी तरीके से अब अगर मैं 30 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 के टेबल में भी आता है, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से ज़रूर होगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 5 से 30 होता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, 10 3 से 30 होता है, और 15 और फाइनली 30। ये सारे 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब चलिए इनमें देखते हैं कि आखिर कॉमन क्या क्या है। 1 कॉमन है, ठीक है, 3 भी कॉमन है, ये भी अच्छी बात है, और 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 21 यहाँ, यहाँ नहीं, तो इसमें 2 फैक्टर्स मुझे कॉमन दिख गए। कॉमन फैक्टर्स जो है यहाँ पे वो है क्या क्या, 1 और 3, और इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों में से, वो हो जाएगा 3, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 3 के बराबर 3। लेकिन हमने इसको एक तरीके से किया, इसको करने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? चलिए उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 21 की फैक्टर ट्री बनाऊं, यहाँ पे 21 की अगर मैं फैक्टर ट्री बनाऊं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, हम उसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर पाएं। तो 21 को मैं लिख सकता हूं 3 7 21, चलिए ले लेते हैं 3 टाइम्स 7, और ये दोनों चूंकि प्राइम फैक्टर्स खुद ही हैं तो मैं इसको और ज़्यादा आगे नहीं तोड़ सकता, तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 7। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 30 की, तो 30 को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूँ, तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 6 5 30, 6 5 30, 5 तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हो गया, 6 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, तो 30 का जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हो जाएगा 2 टाइम्स 3, जो कि मुझे 6 दे देगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे ये 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो जो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन चीज है वो मैं क्या उठा सकता हूँ, खुद 3 हो गया, तो इसीलिए इनका जो HCF है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए हम फाइनली इस आखिरी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 105 और 30 का यहाँ पे हम इनका HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, 105 और 30, तो 105 को चलिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ये 5 से तो पक्के से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है, तो 5 टाइम्स 21 मुझे 105 दे देगा। अब 21 चूंकि प्राइम वैल्यू नहीं है तो इसको हम आगे तोड़ते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 7, तो बस 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7 105 हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, 105 हो जाएगा 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7। उसी तरीके से अगर मैं 30 को प्राइम फैक्टराइज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 15 30 हो जाएगा, और 15 को मैं आगे और तोड़ देता हूँ 3 टाइम्स 5 में। अब सब मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिल गए जो कि 30 के फैक्टर्स हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, तो 30 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही है, यहाँ पे है 5 कॉमन, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 और 7 तो कॉमन नहीं है। तो अब मैं यहाँ से क्या मैक्सिमम नंबर्स को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, क्योंकि हमसे पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 15, जो कि मैं यहां से भी और यहां से भी बाहर निकाल सकता हूं। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 15 हो जाएगा, इन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, हमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसने हमसे हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, उसने सिर्फ हमें पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो प्राइम हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिख गए 5 और 3, इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम 105 से और 30 से कॉमन निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए HCF इन दोनों का हो जाएगा 15 के बराबर।
आइए देखें कि जब हम पिछले प्रमेय के विलोम को देखें तो क्या होता है। पिछला प्रमेय कहता था कि संख्या x जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उससे हम ये बता सकते हैं कि q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m होगा। इसी को अगर उल्टा कर दें तो हमारे पास आता है कि अगर कोई ऐसी परिमेय संख्या है p बटा q के रूप में जहां पे q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो उस संख्या x का दशमलव प्रसार शांत है। अगर हमारे पास p बटा q के रूप में एक परिमेय संख्या है और q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो हम कह सकते हैं कि p बटा q का दशमलव प्रसार शांत है। याद रहे कि यहाँ पे n और m ऋणेतर पूर्णांक हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं जो इसे साबित करते हैं। 3/8, इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की घात 3। 2 की घात 3 को 10 के गुणक में बदलने के लिए हमें इसे 5 की घात 3 से गुणा करना होगा। इसलिए हम इस भिन्न को 5 गुणा 5 गुणा 5 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। इससे हमको मिलता है 375/10 की घात 3, जो कि बराबर है 0.375 के। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। 14588/625। यहाँ पे हमने हर संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया है। 5 की घात 4 को 10 के गुणक में बदलने के लिए हमें इसे 2 की घात 4 से गुणा करना होगा। इसलिए हम इस भिन्न को 2 की घात 4 से अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। ध्यान दें कि 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 बन गया है 2 की घात 6। इससे हमको मिलता है 233408/10 की घात 4, जो कि आता है 23.3408। अब हम एक नया प्रमेय बता सकते हैं। अगर x = p बटा q एक परिमेय संख्या है जिसमें q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m ऋणेतर संख्याएं हैं, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। आइए इस चित्र के जरिए इस प्रमेय को दोहरा लेते हैं। संख्या x जो कि परिमेय है और p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अगर इस संख्या में q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m है, तो संख्या x का दशमलव प्रसार शांत होता है। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इन संख्याओं के लिए इस प्रमेय को सिद्ध करने का प्रयास करें। 13/125 और 7/80। अब हम उन परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे जिनमें दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी में अध्याय 1 के उदाहरण 5 को देखेंगे, 1/7। इस भिन्न पर लंबी विभाजन प्रक्रिया को अपनी कॉपी में करने का प्रयास करें। 7 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं है, जो हमने पहले देखा हुआ है। प्रमेय 1.5 और 1.6 से हम ये कह सकते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या कोई बता सकता है कि प्रमेय 1.5 और 1.6 क्या थे? आइए 1/7 पे लंबी विभाजन प्रक्रिया को देखें। हल करने पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा। हम देख सकते हैं कि भागफल इस प्रकार आते हैं: 142857, 142857, 142857। क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। हम देख सकते हैं कि अंकों का निम्नलिखित ब्लॉक बार बार आ रहा है: 142857। ऐसी पुनरावृत्ति उन सभी परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है जिनमें हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में नहीं होता है। इसके आधार पर हम एक नया प्रमेय परिभाषित कर सकते हैं। प्रमेय 1.7। अगर x बराबर p बटा q एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसमें q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इस प्रमेय को दोहराने के लिए इस चित्र को देखें। संख्या x बराबर p बटा q जिसमें q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m नहीं है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है।
60/11 पे इसको लगाने का प्रयास करें। अब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक से एक्सरसाइज 1.4 में सवाल नंबर 1, 2 और 3 करें और अपनी संकल्प मैथ्स वर्कबुक में एक्सरसाइज 10M 1.2 से सवाल नंबर 2, 3, 5 और 6 हल करें। नमस्ते बच्चों, आइए अब हम एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करें। प्रश्न क्रमांक 1, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला प्रश्न कहना है 13 में 3125, ये हमारे पास परिमेय संख्या है जिसका अंश है 13 और हर है इसका 3125। आइए अब हम हर के गुणनखंड करके देखें तो हर के गुणनखंड हमें मिलेंगे। यदि हम 3125 में 5 का भाग देंगे तो 5 छक्का 30, बचेगा शेष 1, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 25। 625 में फिर 5 का भाग जाएगा क्योंकि 625 में इकाई का अंक 5 है, तो भाग जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5, शेष बचेगा 2, 5 दूनी 10, फिर 5 उतारेंगे, 25। 125 में फिर हम भाग देंगे 5 का क्योंकि 125 के इकाई का अंक 5 है, तो 2 डिजिट लेंगे 12 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, शेष 2 बचेगा, 5 उतारेंगे, 25। 25 में फिर 5 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर भी 5 है, तो ये हो जाएगा 25। अब हम 5 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा एक बार। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम 5 से 5 का गुना यहाँ पर 5 बार कर रहे हैं, तब हमें 3125 मिल जाएगा। आइए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए। गुणनखंड हमें मिले थे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। क्योंकि हम 5 से 5 का गुना 5 बार कर रहे हैं इसलिए हम 5 पर लिख देंगे 5 की घात। अब हम यहाँ ये कहेंगे कि चूंकि 13/3125 अर्थात 13 में 5 पर 5 की घात बराबरी से 13 में 5 पर 5 की घात को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पर 0 की घात गुना 5 पर 5 की घात का हर यदि हम देखें तो हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया कि परिमेय संख्या 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसका हर अर्थात q का जो मान है वह 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। आइए संख्या को हम दशमलव के रूप में लिखें। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो 13/3125 को हमने लिखा 13 में 5 पर 5 की घात। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर 5 पर 5 की घात है हर में, तो अंश में भी 2 पर 5 की घात होना चाहिए। क्योंकि हम हर में 2 पर 5 की घात का गुना कर रहे हैं, अतः अंश में भी 2 पर 5 की घात का गुना करेंगे। ऐसा करने से हम दी गई परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बड़े आसानी के साथ लिख सकेंगे। 13 को हमने ज्यों का त्यों नोट किया, 2 पर 5 की घात का मान होगा 32, 2 पर 5 की घात है गुना 5 पर 5 की घात है, अर्थात दोनों संख्याओं पर घात समान है, तो हम इसे लिखेंगे 2 गुना 5 पर 5 की घात। 13 से यदि हम 32 का गुना करेंगे तो गुना मिलेगा हमें 416, बटे में हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पर 5 की घात। 10 पर 5 की घात का अर्थ ये हुआ कि 10 का गुना हम 10 से 5 बार करेंगे, अर्थात 1 के आगे हम 5 शून्य लगाएंगे और 5 शून्य लगाने के बाद में अब दशमलव रूप में लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारी संख्या को यदि हम देख रहे हैं परिमेय संख्या को, तो अंश इसका छोटा है, हर इसका बड़ा है, तो 0 तो हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर हम यहाँ देखेंगे कि कितने शून्य हैं, तो 5 शून्य है। क्योंकि हमारे पास में 416 3 अंकों वाली संख्या है, अतः हमें 2 शून्य का सहारा लेना पड़ेगा।
तो इसे हम लिखेंगे 0.00416। तो इस प्रकार से हमने 13/3125 को दशमलव रूप में लिख दिया 0.00416। और हमने ये भी बता दिया सबसे पहले यहाँ पर कि 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका हर जो है वह 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। आइए हम अगले प्रश्न को हल करें। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करें, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है 17/8। इसका हर 8 है, तो 8 के गुणनखंड करना बड़ा आसान है। तो 8 के गुणनखंड यदि हम करेंगे तो इसे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 पर हो जाएगी यहाँ पर 3 की घात। अतः हम 17/8 को इस तरीके से लिखेंगे 17/8 बराबरी से 17/2 पर 3 की घात। 17/2 पर 3 की घात को हम लिख सकते हैं 17/2 पर 3 की घात गुना 5 पर 0 की घात, क्योंकि किसी भी संख्या पर यदि 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। अतः हम 2 पर 3 की घात के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 पर 3 की घात गुना 5 पर 0 की घात का हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए इसे हम दशमलव के रूप में लिखें। तो 17/8 बराबरी से 17/2 पर 3 की घात बराबरी से, यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि यदि हर में 2 पर 3 की घात है तो हर में 5 पर भी 3 की घात होना चाहिए। अतः हमने अंश व हर में 5 पर 3 की घात का गुणा कर दिया। अब इसको यदि हम सरल करेंगे तो 17 गुना 5 पर 3 की घात को हम लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 अर्थात 125। यहाँ पर 2 और 5 पर समान घात है, इसलिए हम लिखेंगे 2 गुना 5 पर 3 की घात। यदि हम 17 से 125 का गुणा करेंगे तो गुणा मिलेगा हमें 2125 के बटे में 5 दूनी 10, 10 पर 3 की घात। और 10 पर 3 की घात का अर्थ ये हुआ कि 1 के आगे हम 3 शून्य लगाएंगे, तो 2125 के बटे में आएगा 1000 बराबरी से 2.125। चूंकि हमारी ये संख्या यदि परिमेय संख्या को यदि हम देखें तो इसका अंश बड़ा है, हर इसका छोटा है, तो निश्चित रूप से मान हमें 1 से बड़ा मिलेगा। और दशमलव लगाने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 1000 में 3 शून्य है, तो हम यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात 5, 2, 1 के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो 17/8 का दशमलव निरूपण हो जाएगा 2.125। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले ये बताया कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा और 17/8 का दशमलव निरूपण जो है वह होगा 2.125। आइए हम प्रश्न क्रमांक 1 के तीसरे प्रश्न का हल देखें। प्रश्न क्रमांक 3 में परिमेय संख्या दी हुई है 64/455, अर्थात यहाँ पर P का मान 64 है, Q का मान 455 है। आइए हम 455 अर्थात हर के गुणनखंड करें। तो 455 के गुणनखंड करेंगे, हम 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 91 बार। 91 में हम 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 13 बार। इस प्रकार से हम 455 के स्थान पर लिखेंगे 5 गुना 7 गुना 13। आइए अब हम यहाँ पर लिखें कि चूंकि 64/455 अर्थात 64 बटे में 5 गुना 7 गुना 13 का हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या जिसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं होगा। आपको यहाँ पर याद रखना है कि 5 के अतिरिक्त यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड 7 और 13 है। हमें यहाँ पर चाहिए थे केवल 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड चाहिए थे, किंतु हमें यहाँ पर 5 के अतिरिक्त 7 और 13 अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 64/455 का दशमलव प्रसार निश्चित रूप से अशांत आवृत्ति होगा, जिसे हम अनवसानी आवृत्ति भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर बता दिया कि 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करें, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है 15/1600, अर्थात Q का मान यहाँ पर 1600 है। तो 1600 के हम करेंगे गुणनखंड। जैसे हम 1600 में भाग देने की बात करेंगे तो 1600 में भाग जाएगा 2 का, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 है, भाग जाएगा 800 बार। 800 के इकाई का अंक पुनः 0 है यहाँ पर, अतः इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा इसमें 400 बार। 400 में भी यदि हम देखें तो इकाई का अंक 0 है, अतः यह संख्या पुनः 2 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा 200। 200 की यदि हम बात करें तो 200 के भी इकाई का अंक 0 है, अतः इसमें 2 का भाग जाएगा और 2 का भाग जाएगा इसमें 100 बार। पुनः हम 100 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, भाग जाएगा इसमें 50 बार। 50 में फिर हम 2 का भाग पुनः देंगे, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, भाग जाएगा यहाँ पर 25 बार। अब बारी आ रही है यहाँ पर कि 25 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग जाएगा इसमें 5 बार। तो इस प्रकार से हमने ये देखा। पुनः हम 5 में यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 1 बार। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1600 के गुणनखंड हमें मिल गए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो आइए अब हम प्रश्न को आगे और सरल करें और ये बताएं कि 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। अभी हमने देखा कि 1600 के गुणनखंड में हमें मिला था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से 2 का गुना 6 बार हो रहा है, तो 2 पर हम 6 की घात लिखेंगे। 5 से 5 का गुना 2 बार हो रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 5 पर 2 की घात। चूंकि 15/1600 अर्थात 15 में 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 2 की घात का हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का है, अतः हम ये कह सकते हैं कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए अब इसे हम दशमलव के रूप में लिखें। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमने यहाँ लिख दिया 15/1600 बराबरी से 15 में 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 2 की घात। हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि 2 पर यदि 6 की घात है तो 5 पर भी 6 की घात होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले यहाँ पर हर में 2 पर 6 की घात गुना 5 पर 6 की घात लिख दें। क्योंकि 5 पर हर में 2 की घात थी, हमने यहाँ पर 6 की घात लिख दी है, अतः हमें अंश में गुना करना पड़ेगा 5 पर 4 की घात का। तो ऐसा करने से 2 और 5 पर दोनों पर समान घात हो जाएगी और दी गई परिमेय संख्या को हम आसानी के साथ दशमलव रूप में लिख सकेंगे। तो 15 गुना करेंगे हम 5 पर 4 की घात को हम लिखेंगे 625, क्योंकि हम 5 से 5 को गुना करेंगे 4 बार, तो हमें मिलेगा 5 25, 25 पंचे 125 गुना 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 625। बटे में हम लिखेंगे 2 गुना 5 पर 6 की घात, क्योंकि 2 पर भी 6 की घात है और 5 पर भी 6 की घात है। जब हम 15 से 625 का गुना करेंगे तो गुना मिलेगा हमें 9375। बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10 पर 6 की घात। 9375 के बटे में हम लिखेंगे 1 के आगे 6 शून्य। अब चूंकि यहाँ पर अंश छोटा है, हर बड़ा है, अतः हम सबसे पहले तो शून्य दशमलव लिख देंगे। और इसके पहले भी हमने एक सवाल में आपको बताया है, चूंकि यहाँ पर 6 शून्य है और अंश हमारा 4 अंकों वाली संख्या है, अतः हमें 2 शून्य का सहारा लेना पड़ेगा। अतः हम इसे लिखेंगे 0.009375। तो ये हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के 4 प्रश्नों को हल किया है। इसमें कुल 10 प्रश्न है। शेष प्रश्न को आप इन प्रश्नों की मदद से हल करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 का हल देखें, जिसमें परिमेय संख्या दी हुई है 29/343। तो आइए हम परिमेय संख्या के हर अर्थात 343 की अभाज्य गुणनखंडन करें। तो अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे यहाँ पर इसके 7 का यदि हम भाग देंगे तो भाग जाएगा यहाँ पर 49 टाइम और फिर हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7 गुना 7। इस प्रकार से हम 343 के गुणनखंडन के रूप में से हम लिख रहे हैं
7 गुना 7 गुना 7। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 29/343 को हमने लिखा कि 29 बटे में 7 गुना 7 गुना 7 बराबरी से 29 के बटे में 7 पर 3 की घात, क्योंकि हम 7 से 7 का गुना 3 बार कर रहे हैं, अतः हम 7 पर 3 की घात लिखेंगे। कि हर को यदि हम देखें तो यह हर जो है वो 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या जिसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आइए अब हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 3 को देखें। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें दशमलव प्रसार लिखा हुआ है किसी वास्तविक संख्या का 43.123456789। चूंकि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार शांत है, अतः हम ये कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। चूंकि दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या होगी और P/Q के रूप में होगी, और Q के अर्थात हर के जो गुणनखंड है वो या तो 2 या 5 या दोनों होंगी। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस प्रश्न के में दिए गए दशमलव प्रसार के बारे में कह दिया कि चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, और हर जो है वो Q के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 के दूसरे प्रश्न को हल करें। इसमें दशमलव प्रसार दिया हुआ है 0.1201 2001 2000 2000 एंड सो ऑन, यानी इस प्रकार से हम आगे और भी लिखेंगे। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि दशमलव प्रसार जो है वह अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि जिसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो दशमलव प्रसार इसका हमें मिलेगा अशांत अनावर्ती मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पर कह दिया है कि चूंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 के तीसरे का हल देखें। इसमें हमारे पास में दशमलव प्रसार दिया हुआ है 43.123456789 पर यहाँ बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि चूंकि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या यदि है वह P/Q के रूप में होगी, और हर Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि प्रश्न क्रमांक 3 में 3 दशमलव प्रसार दिए हुए थे, जिसमें से हमने पहले दशमलव प्रसार के बारे में कहा कि दशमलव प्रसार शांत होगा, और शांत है तो वह परिमेय संख्या होगी और उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में हमने देखा